स्टूडेंट्स, आज जो हम शुरू करने वाले हैं दैट इज़ 11th का फिज़िक्स। यहाँ पर हम फिज़िक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं आपके चैप्टर्स हैं उनके बारे में इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे। अब जो फिज़िक्स आपका स्टार्ट होता है वो आपका लेसन नंबर 1 है विच इज़ फिज़िकल वर्ल्ड। फिज़िकल वर्ल्ड, और ये जो चैप्टर है बेसिकली एक इंट्रोडक्शन है कि आपका जो सब्जेक्ट है फिज़िक्स क्या है। अभी तक साइंस पढ़ते हुए आ रहे थे हम लोग, उसमें से अब स्ट्रीम्स डिवाइड हो गई है, फिज़िक्स आ गया है, बायो आ गया है। तो फिज़िक्स क्या चीज़ है, तो फिज़िक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है। तो फर्स्ट चीज़ ये है कि व्हाट इज़ फिज़िक्स। तो फिज़िक्स का मतलब है जो कुछ भी हम अपने आसपास देखते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे किसी चीज़ को उठाना है, किसी चीज़ को फेंकना है, बारिश हो रही है, लाइक कोई उड़ रहा है, एनीथिंग, जो भी एक्टिविटीज़ होती है उन सब के पीछे होता है फिज़िक्स। उन सब के बारे में स्टडी करना, एक जो नेचुरल फिनोमेना होती है, जो भी चीज़ नेचुरली होती है उसको स्टडी करना, उसके बारे में जानना, दैट इज़ फिज़िक्स। स्टार्ट करते हैं साइंस से, जो मेन आपका इसका रूट है साइंस। साइंस जो वर्ड है ये बना है साइंटिया से। ये एक लैटिन वर्ब है, एक लैटिन शब्द है, एक वर्ड है साइंटिया, इससे मिलकर के बना है। और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है टू नो। टू नो का मतलब कुछ ना कुछ जानना। साइंस का तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि साइंस का मतलब ही है टू नो, जानना किसी भी चीज़ के बारे में, उसके बारे में नॉलेज अकर करना। और इसी से इंस्पायर होकर के, इसी से मिलता जुलता वर्ड होता है, सिमिलर मीनिंग के कुछ वर्ड्स होते हैं। एक संस्कृत शब्द है, उसमें इसको कहते हैं विजनम। विजनम शब्द का मतलब भी यही होता है टू नो विच इज़ इंस्पायर्ड बाय साइंस। ठीक है, तो संस्कृत में इसके लिए वर्ड है विजनम, लैटिन नेम है साइंटिया, वहाँ से ये आया है साइंस वर्ड। और एक और आता है अरेबिक वर्ड है विच इज़ इल्म। इस वर्ड का मीनिंग भी टू नो ही होता है। ये साइंस के ही सिमिलर वर्ड्स हैं। ठीक है, और जिनका मेन रूट है वो साइंटिया है। अब इसके बारे में बात की जाती है कि व्हाट इज साइंस। साइंस बेसिकली है क्या, हमने चलो इसका मीनिंग भी समझ लिया कि इसका मतलब है टू नो, किसी भी चीज़ के बारे में जानना। तो साइंस क्या है और साइंटिफिक मेथड क्या है। हम कहते हैं कि हमारा जो तरीका है किसी भी चीज़ के बारे में सोचने का, दैट शुड बी साइंटिफिक। अब साइंटिफिक का मतलब क्या होता है कि इस मेथड में ऐसी क्या खास बात है। तो साइंस की अगर बात की जाए तो साइंस इज एक्सप्लोरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड प्रिडिक्टिंग। 3 चीज़ें इसमें आती हैं, एक्सप्लोरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड प्रेडिक्टिंग। इसका मतलब है एक्सप्लोरिंग, मतलब एक्सप्लोर करना, नई नई चीज़ों के बारे में जानना, ढूंढना, नई नई चीज़ें ढूंढते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सप्लोर। तो साइंस यही तो चीज़ें हैं जो चीज़ें ऑलरेडी अर्थ पर है, शुरू से ही है वो सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि कुछ नया खोज लिया है हमने, मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं बट हम उनके बारे में जानते नहीं हैं। उन सब चीज़ों के बारे में जानना, उनके बारे में पता करना, दैट इज़ साइंस। सेकेंड थिंग एक्सपेरिमेंटिंग, मतलब अगर हम कुछ कहते हैं, हम जैसे कहा कि मग में जो चाय है दैट इज़, वो जो चाय है वो गर्म है, तो ये चीज़ पता कैसे चलेगी, जब हम उसको टच करेंगे। तो वही चीज़ है, यहाँ पर सब चीज़ें लॉजिक पर डिपेंडेंट है। अगर एक्सपेरिमेंटली वो वेरीफाइड हो जाती है कि नहीं दिस इज़ करेक्ट, तभी हम उसको वैलिड कर पाते कि नहीं ये जो चीज़ है वो सही है। तो एक्सपेरिमेंटली, प्रैक्टिकली भी ये ट्रू होना चाहिए। थर्ड चीज़ प्रेडिक्टिंग, तो उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम कुछ प्रेडिक्ट करते हैं कि अगर इसमें ऐसा वेरिएशन आ रहा है, ऐसा कुछ इंसिडेंट हो रहा है, दैट मीन्स इसका मतलब ये होगा। तो कुछ ना कुछ प्रेडिक्ट किया जाता है, कुछ ना कुछ कह सकते हैं हम एक कंक्लूजन देते हैं, हम एक अंदाज़ा लगाते हैं, दैट इज़ प्रेडिक्टिंग। तो साइंस बेसिकली इन तीनों चीज़ों पर बेस्ड है, एक्सप्लोरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड प्रेडिक्टिंग। अब इसके बाद आता है, इसको और कहा जा सकता है बेसिकली ये जो साइंस है, साइंस इज़ अ सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमेना इन
एज मच डिटेल एंड डेप्थ एज पॉसिबल। तो ये इन शॉर्ट कहना चाह रहा है कि साइंस जो है ये एक सिस्टमेटिक मेथड है। सिस्टमेटिक मेथड है किसका? टू नो अबाउट एनीथिंग, अबाउट एनीथिंग, एनी नेचुरल फिनोमिना, जो नेचुरली होता है, एनी नेचुरल फिनोमिना इन डिटेल्स। तो जब हम बात करेंगे साइंटिफिक मेथड की या फिर साइंस की, तो हम जब हमने कहा कि साइंस इज़ नॉट अ लैंग्वेज कि चैप्टर है उसको पढ़ लिया हो गया, नहीं, साइंस इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग, नई नई चीज़ें इसमें आती रहती है। तो किसी भी चीज़ के बारे में या फिर कोई भी नेचुरल फिनोमिना, जैसे बारिश है तो बारिश आती है, इट इज़ अ नेचुरल फिनोमिना, नेचुरली प्राकृतिक है, आती है, तो इसके बारे में सिस्टमेटिक तरीके से उतना डिटेल्स में स्टडी करना या फिर पता लगाना जितना पॉसिबल है, जितना ज़्यादा हम उसके बारे में पता लगा सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा। तो एनी नेचुरल फिनोमिना इन डिटेल्स, किसी भी नेचुरल फिनोमिना के बारे में एक्सप्लोर करना, जानना, एज जितनी ज़्यादा डिटेल या डेप्थ में हम उसको समझ सकते हैं। अब इसके बाद आता है साइंटिफिक मेथड। व्हाट इज साइंटिफिक मेथड? अब ये इस मेथड के कुछ स्टेप्स होती है। साइंटिफिक मेथड, जब हमने कहा कि किसी भी चीज़ के बारे में पता करने का, सोचने का एक तरीका होता है विच इज़ साइंटिफिक मेथड, इस मेथड के अकॉर्डिंग कुछ स्टेप्स है कि किसी भी चीज़ के बारे में जानना है तो स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से हमको पता करना चाहिए, जानना चाहिए, फिर समझना चाहिए। तो ये मेथड के कुछ स्टेप्स जो है, ये स्टेप्स आपस में इंटरकनेक्टेड है, ऐसा नहीं कि पहले ये होना चाहिए बाद में ये होना चाहिए, कोई सीक्वेंस ज़रूरी नहीं है। फर्स्ट जो आता है आपका सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। किसी भी चीज़ की स्टडी में या फिर कुछ भी आपको किसी चीज़ के बारे में सोचना है या कुछ पता लगाना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो काम करता है दैट इज़ ऑब्जर्वेशन। आप जितना अच्छे से उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करेंगे, जितना ध्यान से उसको देखेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे कि क्या चीज़ हो रही है उसके अंदर, उतना ज़्यादा हम उसको समझ पाएंगे। सेकंड आता है कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। पहली चीज़ ऑब्ज़र्व करो, सेकंड चीज़ इस मेथड में आता है एक्सपेरिमेंट्स। उससे रिलेटेड हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसका एक कंक्लूजन निकलता है, वहाँ से हमको आइडिया लगता है कि नहीं, ऐसा होने पर इसके रिजल्ट्स ऐसे होंगे। थर्ड आता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। रीजनिंग में और कुछ नहीं, लॉजिक्स पर बात की जाती है कि फर्स्ट चीज़ ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट्स किए, फिर उसके अकॉर्डिंग जो कंक्लूजन निकले उनको आराम से देखा, उन आंकड़ों को वेरीफाई किया कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वालिटेटिव का मतलब क्या प्रोसेस हो रहा है, क्वांटिटेटिव कितना अमाउंट में हो रहा है, तो वो सारी रीजनिंग इसके अंदर आती है, लॉजिक्स वगैरह इसमें लगाया जाता है। फिर देन आता है मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग, इसमें बस वही है कि जो आपने एक्सपेरिमेंट किया उसको आपको मैथमेटिकली शो करना रहता है, डिस्क्राइब करना रहता है। जैसे एक पूरा एक्सपेरिमेंट किया, एट द एंड हमारे पास कुछ फॉर्मूला आया, दैट इज़ मैथमेटिकल मॉडलिंग। फिर आता है प्रेडिक्शन, फिर आता है वेरिफिकेशन। इन सारे स्टेप्स के बाद हम प्रेडिक्ट करते हैं कोई भी चीज़। जैसे हमने लास्ट में कोई फार्मूला दे दिया, जिसे कह दिया कि F = m है, ऐसा कोई फार्मूला दे दिया और इसको देख करके प्रेडिक्ट किया कि हमारा जो फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है A के। कोई भी प्रेडिक्शन, लास्ट में जो कंक्लूजन निकलता है वो प्रेडिक्शन होता है। और लास्ट में आता है एक स्टेप वेरिफिकेशन।
एंड फॉल्सिफिकेशन। जो भी आपने थ्योरी निकाली है उसको फिर वेरीफाई करवाना रहता है, जो प्रीवियस थ्योरीज आ रखी होती है उन सब के बेसिस पर चेक किया जाता है कि ये जो है वो करेक्ट है या नहीं। और फॉल्सिफिकेशन भी हो सकता है, मे बी पॉसिबल कि हमने जो कंक्लूजन निकाला है या फिर जो भी प्रेडिक्शन किया है वो करेक्ट है या नहीं। फिर इसके बाद आता है, ये तो हो गया साइंस का पूरा डिटेल, साइंस और साइंटिफिक मेथड। इसके बाद आता है फिजिक्स। फिजिक्स जो है आपका एक संस्कृत वर्ड से बना है जिसको हम बोलते हैं फ्यूजिस। संस्कृत वर्ड है फ्यूजिस, सॉरी फिजिक्स एक ग्रीक वर्ड से बना है, ग्रीक वर्ड है फ्यूजिस और संस्कृत में इसका वर्ड होता है भौतिकी। फ्यूजिस से फिजिक्स बना है और इसका मतलब संस्कृत में भौतिकी होता है। अब इसके बाद बात करते हैं इसके जितने भी लॉज होते हैं वो सारे, ऐसा नहीं है कि अभी कोई लॉ चल रहा है जैसे लॉज ऑफ मोशन, ये तो यूनिवर्सल है, अभी तक चल ही रहा है, बट जो थियरीज या लॉज वगैरह इसमें आते हैं उसमें हर टाइम वेरिएशन होता रहता है, डे बाय डे ये मॉडिफाई होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आज जो थियरी है वो एट द एंड लास्ट तक वही की वही चली गए, उनमें भी करेक्शन होता रहता है, वो मॉडिफाई होती है, उसमें कोई ना कोई चेंज आ सकता है। इसीलिए फिजिक्स को डायनेमिक कहा जाता है। लॉज ऑफ फिजिक्स जो होते हैं डायनेमिक होते हैं। डायनेमिक का मतलब होता है जो चीज़ मोबाइल हो, मोबाइल का मतलब गतिशील जिसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। इट्स कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन चेंजिंग, कीप ऑन मॉडिफाइंग। जो फिजिक्स है, लॉज ऑफ फिजिक्स है, वो मॉडिफाई होते रहते हैं डे बाय डे, उनमें चेंजेस आते रहते हैं। ऐसा नहीं कि आज कोई लॉ है तो वो परमानेंट है, दैट ऑल आर टेम्परेरी। अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं कि जब पहले हम पढ़ा करते थे कि प्लूटो इज़ द पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम, जो हमारा पूरा सोलर सिस्टम है उसी का पार्ट है, जितने भी प्लैनेट्स हैं उसमें प्लूटो को भी काउंट किया जाता था। लेकिन अब प्लूटो को प्लैनेट में काउंट नहीं किया जाता। अब नहीं कहते कि जो सोलर सिस्टम है उसमें प्लूटो एग्जिस्ट करता है। तो इसी तरीके से चेंजेस आते रहते हैं। अब आते हैं कि ये तो हो गया फिजिक्स। फिजिक्स का मीनिंग क्या हो गया, इसके लॉज जो है वो टेम्परेरी है, मतलब टेम्परेरी, इट कुड भी चेंज हो सकता है, चेंजेस इसमें आ सकते हैं, कुछ भी स्थायी नहीं है इसके अंदर। अब आता है कि फिज़िक्स में मैथमेटिक्स का क्या रोल है। जब हम फिज़िक्स पढ़ते हैं तो इट्स नॉट ऑल अबाउट थियरीज, हम सिर्फ थियरीज नहीं पढ़ते, वहाँ मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। जब हम थियरीज में कुछ बात कहते हैं, एक स्टेटमेंट में कोई बात कहते हैं, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए यूज़ किया जाता है मैथमेटिक्स। तो ये एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स को और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए मैथमेटिक्स यूज़ किया जाता है। इट इज़ लाइक अ लैंग्वेज। एक लैंग्वेज की तरह काम करता है ये, टू एक्सप्लेन फिजिक्स, टू डिलीवर फिजिक्स। ओके, मतलब ऐसा है कि थ्योरी तो निकाल ली, लेकिन अब उसका फॉर्मूला लिखने के लिए आपको मैथ्स यूज़ करना ही पड़ेगा। तो मैथ्स के बिना फिजिक्स पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया फिजिक्स। फिजिक्स में मैथमेटिक्स का क्या रोल है। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि दैट ऑल आर इंटरकनेक्टेड, सारे के सारे सब्जेक्ट्स जो है वो इंटरकनेक्टेड। जैसे रही बात फिजिक्स की, मैथ्स की या केमिस्ट्री, तीनों ही इंटरकनेक्टेड है, तीनों में एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। और मैथ्स जो सबसे कॉमन है, तीनों में यूज़ होता है। इसके बाद आता है ब्रांचेस इन फिजिक्स, कि जब आप पढ़ना शुरू करेंगे फिजिक्स तो कौन कौन सी ब्रांचेस है इसकी, किस किस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। मे बी पॉसिबल कि कुछ के बारे में हम हायर क्लासेस में बात करें, बट स्ट्रीम्स क्या होती है वो हमको पता होना चाहिए। मेनली इसकी दो स्ट्रीम्स है। पहला है क्लासिकल फिजिक्स
एंड द अदर वन इज मॉडर्न फिजिक्स। अब देखो होता क्या है, व्हाट इज़ क्लासिकल फिजिक्स एंड व्हाट इज़ मॉडर्न फिजिक्स, से समझने की ज़रूरत है, याद कुछ भी नहीं रखना है। क्लासिकल फिजिक्स मतलब जो क्लासिकल फिजिक्स का मतलब जो थ्योरीज पहले से चली आ रही है, हमने जो प्राचीन काल से अभी तक जितना भी स्टडी किया है वो सारी थ्योरीज जो पहले से बनी हुई है, दैट ऑल आर इन द क्लासिकल फिजिक्स। मतलब हम इसको समझ सकते हैं जितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें लेकिन जैसे हो गया मनुष्य, हो गया जानवर, हो गए जो भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम आँखों से देख सकते हैं, बड़े साइज़ के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़ी साइज़ के जो एलिमेंट्स होते हैं, उनके लिए ये वाली फिज़िक्स यूज़ की जाती है। इसकी जितनी भी थ्योरीज होती है वो हम यूज़ करते हैं। बड़े साइज़ को हम साइंस की लैंग्वेज में कहेंगे मैक्रो एलिमेंट्स। इट इज़ एप्लीकेबल टू मैक्रो एलिमेंट्स। मैक्रो एलिमेंट्स मतलब जितने भी बड़े बड़े एलिमेंट्स हैं उनके बारे में। अब इसकी थ्योरीज की तो बात ये हो गई कि उनके लिए लिया जाता है। और एक और चीज़ यहाँ पे होती है कि ये जो बड़े बड़े एलिमेंट्स मतलब लाइक कार, बसेस, जितनी भी बड़ी चीज़ें जो हमको नज़र आती है वो सब आ गई मैक्रो एलिमेंट्स में। और मॉडर्न फिजिक्स जो होती है वो माइक्रो एलिमेंट्स के लिए मेनली इसका जो कंसर्न होता है वो ये होता है। मेनली ये माइक्रो एलिमेंट्स के लिए होती है, ये मेनली मैक्रो एलिमेंट्स के लिए होती है। अब मैक्रो में कौन आए, माइक्रो में कौन आए? माइक्रो में आते हैं आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियाई है, या फिर वो सारे एलिमेंट्स जिनका स्पीड बहुत ज़्यादा है। स्पीड मतलब उनका जो वेलोसिटी जो है दैट इज़ नियरली इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, या फिर स्पीड ऑफ लाइट के नियर है, या तो उससे ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं है बट हाँ काफ़ी हद तक उसके पास है, उस अप्रॉक्सीमेटली उसकी इक्वल है। तो उनके लिए माइक्रो एलिमेंट्स मॉडर्न फिजिक्स यूज़ करते हैं। और क्लासिकल फिजिक्स में क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स होती हैं उनकी जो वेलोसिटी होती है वो वेरी वेरी लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है। जो लाइट की वेलोसिटी है, लाइट की वेलोसिटी क्या है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा कम होती है और इनके लिए क्लासिकल फिजिक्स यूज़ किया जाता है। अब बात यह है, अगर तो इससे ज़्यादा हो जाए, तो अगर किसी की वेलोसिटी या तो नियरली इक्वल टू सी हो जाए या फिर बहुत बहुत ज़्यादा हो जाए वेलोसिटी ऑफ लाइट से, तो उस कंडीशन में ये जो क्लासिकल फिजिक्स है हमारा वो काम नहीं करता। उसके लिए ये जो लॉज है हमने इसमें पढ़े वो। अब इसके बाद जो है ये तो हो गया क्लासिकल फिजिक्स के बाद में इम्पॉर्टेंट जो नॉलेज मतलब इंफॉर्मेशन है, दैट इज़ मैक्रो एलिमेंट्स के लिए स्पीड जो है वो रहता है, उसका जो एनर्जी होता है इन एलिमेंट्स की कंपैरिजन में कम होता है और सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है इनके इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई वालों के। ठीक है, अब बात करते हैं क्लासिकल फिजिक्स में कौन कौन से स्ट्रीम्स आती है फिजिक्स की, कौन कौन से ब्रांचेज है इसकी। सबसे पहला आता है आपका क्लासिकल की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आती है मैकेनिक्स। ठीक है, सेकंड इज थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, और फोर्थ आ जाती है आपकी ऑप्टिक्स। मेनली ये 4 स्ट्रीम्स होती है और मोस्ट ऑफ इसका जो पार्ट होता है वो मैकेनिक्स से बना होता है, ज़्यादातर यही होता है 80 to 90%। अब देखो यहाँ पर किस में किस चीज़ के बारे में स्टडी करता है। मैकेनिक्स जो होती है उसमें सिर्फ मोशन की बात होती है, मतलब मोशन किसका, मैक्रो पार्टिकल्स का। मैक्रो यानी जितने भी बड़े एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट देन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये एकदम एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बात नहीं की जाती है। बड़े जितने भी पार्टिकल्स हैं, मोशन की, फोर्स की, एक्सेलरेशन, वेलोसिटीज एक्सेट्रा। ठीक है, सब कुछ आ जाता है इसके अंदर, प्रेशर से लेकर के जितनी भी हमारी बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इन सब के बारे में यहाँ पर स्टडी किया जाता है। विस्कोसिटी है, एनीथिंग इससे रिलेटेड, मोशन से रिलेटेड जितना भी आता है ये सब इसमें आ जाता है। फ्लूइड
और साउंड, ठीक है। फिर आता है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम बात करते हैं हीट की, यानी कि ऊष्मा, या फिर हीट इंजन्स की। हीट इंजन यानी ऊष्मा के जो इंजन होते हैं, जो कार्नो इंजन होता है, बाद में हम उसकी स्टडी करेंगे, बट किन किन के बारे में स्टडी किया जाता है बेसिकली वो है। सारे तो कंक्लूड नहीं कर सकते इसमें, बट कुछ आपको आइडिया हो जाए कि इसके बारे में बात कर रहे हैं। टेम्परेचर हो गया, रेफ्रिजरेटर बेस में ही आ गया। एनर्जी, कुल मिला के एनर्जी की बात की जाती है। एनर्जी वैसे मैकेनिज्म में भी आता है, बट यहाँ पर हीट एनर्जी की बात की जाती है। थर्मो में, थर्मल से ही हम कह सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि हीट से रिलेटेड। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इसमें सारे आ जाएंगे आपके चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज के बारे में बात करेंगे, करंट के बारे में बात करेंगे, मैग्नेटिज्म की बात भी यहाँ पर की जाती है, मैग्नेट एक्सेट्रा, और भी इससे रिलेटेड सारी चीज़ें। ऑप्टिक्स में आ जाएगा, लेंस आ जाएगा आपका, सबसे बड़ी चीज़ लाइट आ गई। सबसे ऑप्टिक्स बिना लाइट के पॉसिबल ही नहीं, लाइट तो चाहिएगी। फिर आता है रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डाइवर्जन भी आता है, डिस्पर्जन आता है, डिस्पर्जन, उसके बाद इंटरफेरेंस, एंड देन वन मोर पॉलराइजेशन। और भी रहती है इसमें टर्म्स, बट जो बेसिक, जो मेनली ये चीज़ें के बारे में स्टडी करते थे। ये हो गया आपका क्लासिकल फिजिक्स। नाउ मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या स्ट्रीम्स आ रही है उनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, और ये पूरा चैप्टर जो है हम स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू करेंगे। साथ में आपको एक काम ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी इंटरेस्टेड है बच्चे ये क्लास अटेंड करने के लिए, उनको भी शेयर करें। थैंक यू।